ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम शांति शांति शांतिः। मम विषयः अस्ति संस्कृते अनुसंधानस्य प्रासंगिकता चरणानि प्रकाराश्च। रिसर्च इट्स रेलिवेंस स्टेप्स एंड टाइप्स इन संस्कृत। जैसा कि आप सब लोग देखते हैं और विशेष रूप से मैं जान पा रहा हूं, मेरी जैसे चर्चा हुई थी, परिचय प्राप्त हुआ कि ज्यादातर जो विद्यार्थी यहाँ जुड़ रहे हैं वो अनुसंधान कार्य में संलग्न हैं। और मैं समझता हूं कि अनुसंधान कार्य में संलग्न हैं तो आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ कक्षाएं की होंगी और उसमें अनुसंधान के विषय में सामान्य रूप से कुछ ना कुछ जाना जरूर होगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि पिष्ट पेषण न हो, पुनरावृत्ति न हो, आपके ज्ञान की कुछ नई बात मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थापित कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, सामान्य शब्दों में अनुसंधान शब्द को जब हम देखते हैं, रिसर्च शब्द को जब हम देखते हैं, तो आप जानते हैं कि अनु और समपूर्वक धा धातु से ल्युट प्रत्यय होने पर अनुसंधान शब्द बनता है। इसी तरह से री प्लस सर्च के आधार पर रिसर्च बनता है। इन दोनों ही व्युत्पत्तियों को यदि हम समाहृत करें तो दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो है ज्ञान जो कि यथार्थ है, वह बदलता नहीं है, केवल उसका युगानुरूप प्रस्तुतिकरण अर्थात उसका सनातनीकरण करना। सनातनीकरण से तात्पर्य यह है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन संस्कृति के नाम से विख्यात है। मैं बहुत जगह बोलता हूं कि सनातन शब्द की व्याख्या ही है कि जो युगानुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता रखती हो वह सनातन है। अथर्ववेद का ऋषि कहता है, अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः, कि जैसे दिन और रात्रि का चक्र हमेशा शाश्वत रहता है परंतु प्रतिदिन नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हमें एक नए कार्य को करने की प्रेरणा प्रदान करता है, उसी प्रकार सनातन सिद्धांत जितने भी हैं वो सभी सनातन मेन माहुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। तो इस रूप में ज्ञान बदलता नहीं है, सत्य परिवर्तित नहीं होता। बहुत बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि अनुपलब्धस्य उपलब्धि, अनुपलब्धस्य उपलब्धि अनुसंधानम। वो अनुपलब्ध की उपलब्धि वस्तुतः है क्या? अनुपलब्ध ज्ञान की नहीं, अनुपलब्ध सिद्धांतों की उपलब्धि है। ज्ञान जो है, जो शाश्वत ज्ञान है, उस शाश्वत ज्ञान के विषय में जो हमारी अनुभूति है, मेरा जो विचार है, जो स्थापित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में कुछ नया प्रतिपादित करना, अनुपलब्ध सिद्धांतों का आविष्करण करना ही अनुसंधान है। अतः इस बात को बहुत स्पष्ट रख लें कि अनुसंधान का तात्पर्य कहीं से भी ये नहीं है कि बहुत कुछ नया हम दे रहे हैं। केवल बात वो है कि अनावृत ज्ञान का उद्घाटन कर रहे हैं और उसको नए रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वह अनुसंधान है। संपूर्ण भारतीय परंपरा इसी सत्य के अनुसंधान पर टिकी हुई है। अथ की जो परंपरा हमारे यहाँ देखते हैं, जितने भी हमारे यहाँ ऋषि हैं, शास्त्रकार हैं, वो अपने शास्त्र का आरंभ अथ से आरंभ करते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसी आधार पर किसी भी शास्त्र का आरंभ होता है। अथ योगानुशासनम, ये अथ शब्द ही बताता है कि जो पूर्व से स्थापित ज्ञान है, उस स्थापित ज्ञान को ही नए स्वरूप में प्रतिपादित कर रहा हूं, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, स्वांतः सुख के लिए।
नाट्य शास्त्र जैसा ग्रंथ भरत मुनि का, इसके विषय में आप सभी लोगों ने जाना होगा, वो एक बड़ी उद्घोषणा करते हैं कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतम एवच यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वणाद, कि ऋग्वेद से पाठ्य को ग्रहण कर रहे हैं, साम से गीत संगीत को ग्रहण कर रहे हैं, और यजुर्वेद से अभिनय, अभिनय यजुर्वेद से कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यजुर्वेद कर्मकांड का विषय है। और जब आप कभी देखते हैं यज्ञ में जो और नाट्यशास्त्र में भी पात्रों की वही कल्पना है, नाट्यशास्त्र में भी पात्र उन्हीं को कहा जाता है जो उस रूप में यज्ञ में उस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप देखेंगे कि वेद में आप नाट्यशास्त्र के तत्व खोजने बैठें तो संभवतः नहीं मिलेंगे, परंतु भरत मुनि ने उन्हीं वेदों से पाठ, गीत, अभिनय और रस की उत्पत्ति, रस को खोज निकाला, और वही अनुसंधान के रूप में एक महान। तो इससे बात स्पष्ट होती है कि अनुपलब्ध सिद्धांतों का आविष्करण करना और ज्ञान जो स्थापित शाश्वत ज्ञान है उसका युगानुकूल प्रस्तुतिकरण करना ही अनुसंधान का अर्थ है, तात्पर्य है। और बहुत प्रसिद्ध परिभाषा अंग्रेजी में भी मिलती है। वस्तुतः मैं एक बात ये बीच में जोड़ देता हूं कि जितनी भी शोध की आधुनिक परिभाषाएं मिलती हैं और हम बहुत ढूंढते हैं, कक्षाओं में पढ़ते हैं, वस्तुतः वो सभी ज्यादातर विज्ञान के विषयों को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई परिभाषाएं हैं। हम यदि मानविकी के छात्र हैं तो मानविकी में उतनी अनुसंधान की उतनी व्यापकता नहीं होती। मानविकी मुख्य रूप से मानविकी विषयों में जो शोध होता है वो ज्ञान के क्षेत्र तक सीमित होता है। तो इस रूप में जब भी कोई परिभाषा देखें तो उस परिभाषा में ये जरूर स्पष्ट कर लें कि ये परिभाषा किस विषय के लिए है। विज्ञान के विषयों के लिए अनुसंधान की परिभाषा है तो वो बिल्कुल अलग होगी, सामान्य कुछ साम्यता जरूर मिलेगी मानविकी विषयों के अनुसंधान के साथ, परंतु पूर्ण रूप से वैसी नहीं होगी। और यदि उन सबको भी संग्रहित कर एक अच्छी परिभाषा देखी जाए तो गुडविन के द्वारा एक परिभाषा जो मैंने लिखी है, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। अपने ज्ञान की वृद्धि करना, अनावृत ज्ञान का उद्घाटन करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, यही वस्तुतः अनुसंधान का कार्य है, रिसर्च का कार्य है। और स्पष्ट करते हुए क्रेसवेल कहते हैं, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। देखिए क्या स्टेप हैं। पोज ए क्वेश्चन, एक प्रश्न उठाना, कलेक्ट डाटा टू आंसर क्वेश्चन, उस प्रश्न को, समस्या का के समाधान के लिए, उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें तथ्यों का संग्रह करना, एंड प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन, और उन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना, यही अनुसंधान है। वस्तुतः अनुसंधान शब्द को हम देखते हैं तो ये कुछ संधान शब्द से जुड़ा हुआ है, और संधान शब्द की बड़ी अच्छी, मैंने कुछ दिनों पहले एक व्याख्या पढ़ी। तैत्तिरीयोपनिषद में जब आचार्य और शिष्य का प्रकरण आता है तो वहां एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि आचार्य पूर्व रूपम अन्ते वास्युत्तर रूपम विद्या संधि ही प्रवचनम संधानम। कि गुरु शिष्य के संबंध में ज्ञान की इस पूरी प्रक्रिया में कार्य जो है
वो पूर्व रूप है, वो पहली कड़ी है, और विद्यार्थी जो छात्र है, जो अनुसंधाता है, जो जिज्ञासु है, वह दूसरी कड़ी है। विद्या संधि है, विद्या उन दोनों के बीच का वह जोड़ है जिससे वो जुड़े हुए हैं, ज्ञान और ज्ञाता जिससे जुड़े हुए हैं, उन दोनों के मध्य जो संयोजन है वह विद्या है। परंतु संयोजन को, उस जोड़ को जोड़ने वाला जो तत्व है, संयोजक तत्व है, वो गुरु के द्वारा उपदिष्ट वह प्रक्रिया है। जिज्ञासु या अनुसंधाता के द्वारा वह अपनाई गई किसी योग्य गुरु के निर्देशन में वह प्रक्रिया है जिसको संधान कहा गया, प्रवचनम संधानम। और उस संधान की वही प्रोसेस है। संधान वस्तुतः एक प्रोसेस है, एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। उस संधान का ही अनुकरण करना, उस प्रोसेस को, उस व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारना या उसके अनुसार चलना, उसका अनुगामी बनना ही अनुसंधान मेरी दृष्टि में कहलाना चाहिए। बहुत अच्छी व्याख्या मैं मानता हूं तैत्तिरीय उपनिषद का ये वाक्य जो है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। प्रवचन केवल उपदेश नहीं है, वो पूरा प्रोसेस है जिससे हम सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं। ये जो ज्ञातव्य है, जो हमें जानना है, उसके प्रति जो हमारा प्रयास है, जो पूरी प्रक्रिया है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा अनुसंधान है। और अनुसंधान के विषय में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत से शब्द मिलते हैं। अनुसंधान, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की, शोध, संशोधन, अन्वेषण, गवेषणा, अनुशीलन, परिशीलन, विमर्श, आलोचना इत्यादि तमाम शब्द आपको प्राप्त होंगे जो अनुसंधान के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं। शोध क्या है वस्तुतः? शोध भी बहुत ज्यादा, अनुसंधान के बाद शोध का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। सर फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। फुल स्क्रीन, अच्छा इसको वैसा कर देता हूं। अब ठीक है? अभी नहीं। अधुना दृश्यते सम्यक् अस्ति? दृश्यते महोदय। शोध वस्तुतः जो इस शब्द में छिपा हुआ है, शुद्धि या संस्कार। शुद्धि या संस्कार क्या होता है कि कोई तथ्य है, कोई आपके पास पहले से ज्ञात तथ्य है, उस तथ्य में कुछ नया जोड़ना, कुछ नया संस्कार करना, उसको संस्कारित करना, युगानुरूप या आवश्यकता के अनुरूप उसको और नए तरीके से प्रस्तुत करना, वही शोध है। जैसे कि बहुत सामान्य उदाहरण मैं देता हूं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के विषय में हमारा एक ज्ञान था कि राहु नाम का एक राक्षस है, वो ग्रस लेता है तो सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण हो जाता है। ज्ञान था, ज्ञान कहेंगे उसे, किसी भी तरह का हो, यथार्थ हो अयथार्थ हो। परंतु धीरे धीरे सिद्धांत में परिष्करण हुआ, और परिष्करण के बाद आज हम वास्तविक उसकी यथार्थता को जानते हैं कि वस्तुतः होता क्या है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे। तो ये जो है, ये शोध है, ये अनुसंधान है। शांति पाठ हम बहुत बार रोज उच्चारित करते हैं, द्योः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संभवतः सब जानते होंगे। और उस शांति पाठ को हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि पृथ्वी में भी शांति हो, अंतरिक्ष में भी शांति हो, औषधियों में शांति हो, इस तरह का की हम प्रार्थना सोचते हैं। परंतु वो प्रार्थना इस रूप में नहीं है। यदि आज मैं इस बात को रखता हूं कि ऋषि ये कहता है कि जिस तरह की शांति इनमें है, वो ये नहीं कहता कि शांति हो, वो कहता है जिस तरह की शाश्वतता, रित शब्द का प्रयोग है, जिस तरह की शाश्वतता, जिस तरह का रित का नियम इन सभी ईश्वर के द्वारा रचित पदार्थों में विद्यमान है, वैसी वह शांति, वैसी वह व्यवस्था, सा मा शांति रेथी। तो अब एक जो प्रचलित सिद्धांत था, प्रचलित अर्थ है, उसमें यदि मैंने कुछ नया जोड़ दिया, उसको नए रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो यही वह शोध है, यही उसका संस्कार है।
इस रूप में प्रत्येक वह सिद्धांत जिसे हम कहते हैं अनुपलब्ध का ज्ञान, अनुपलब्ध सिद्धांत का परिष्करण करना ही स्वयं शोध है। संशोधन, अन्वेषण, गवेषणा, ये सब इसी चीज से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा गया हमारे यहाँ आदौ शोधः ततो बोधः प्रबोधश्चाप्यनंतर, कि सबसे पहले बोध यदि आपको प्राप्त करना है तो उससे पहले शोध करना पड़ेगा, एक सिद्धांत को आपको जानना पड़ेगा, तब आपको बोध होगा। और वह बोध कब पूर्णता को प्राप्त करेगा? जब आपको प्रबोध हो जाएगा। हर्षचरितम लिखते हैं अधीति बोधाचरण प्रचारणैहि, कि विद्या की जो उपयुक्तता है, विद्या की जो पूर्णता है, वो इन 4 स्तर से होती है: अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। अब इसमें 2 शब्द हैं, अधीति और बोध। इनको मैं शोध की कैटेगरी में रखता हूं। आज की जो कोरोना वैक्सीन जो आप सभी लोगों ने लगवाई होगी, उस वैक्सीन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, आरंभिक प्रक्रिया, जिसमें उसके विषय में अध्ययन किया गया और उसके विषय में जाना गया, अधीति और बोध, वो स्वयं शोध ही है। उस स्तर तक शोध है। उसके बाद आचरण, आचरण अर्थात उसका टेस्ट जो किया गया, पूरी प्रक्रिया जो फॉलो की गई, वो आचरण है। और उसके बाद प्रचारण है। उसके बाद देश की जनता को, सभी को उस वैक्सीन को लगवाया गया। तो कोई भी शोध, कोई भी अनुसंधान इन 4 स्तरों पर पूर्ण होता है। अधीति बोधाचरण प्रचारण ही अनुसंधान का लक्ष्य ही है, उसका प्रचारण। उसके माध्यम से संसार में कुछ फल प्राप्त हो, वह भी अनुसंधान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके विषय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, मैं आगे चर्चा करूंगा। अनुसंधान के अर्थ से जुड़ती हुई एक और चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो शब्द है, बहुत से विमर्श है, आलोचना है। विमर्श शब्द की गीता में बहुत अच्छी व्याख्या उपलब्ध होती है। यदि उसको कहते हैं विमर्श, अशेष रूप से संपूर्णता में जब किसी चीज को देखा जाता है, उसे विमर्श कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर देते हैं और अंत में अर्जुन को कहते हैं इदं ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, ये गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैंने आपको दे दिया है अर्जुन, हे पार्थ। विमृश्येत अशेषेण, इसको अशेष रूप से इसका विमर्श करो, इसका अनुसंधान करो, इसका शोध करो, यथेच्छसि तथा करो, पूर्णता में इसको जानो। और यथेच्छसि तथा करो, उसके बाद जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिए। इसलिए अनुसंधाता व्यक्ति की जो अप्रोच कहते हैं ना, जिसको अप्रोच, वो अप्रोच इसी प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी चीज को संपूर्णता के साथ उसको पढ़े और उस संपूर्णता के बाद अपने तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण, संपादन करे। ये है अनुसंधान। अनुसंधान, रिसर्च जो शब्द प्रयोग होता है, इसको हम अष्टाक्षरी व्युत्पत्ति के आधार पर भी जान सकते हैं। क्या है? आर से और स्पष्ट हो जाएगा ये कि रिसर्च में वस्तुतः होता क्या है, रिसर्च की विशेषता क्या है। एक तरह से इसको विशेषता हम कह सकते हैं। आर से रैशनल व्यू ऑफ थिंकिंग। रैशनल का मतलब है युक्ति युक्त, तर्कपूर्ण जो हमारी दृष्टि है, विचार है, विवेक बुद्धि है, वही आर शब्द से व्याख्यात की जा सकती है। ई से एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब वही जो अभी मैं विमर्श शब्द की बात कर रहा था, कि विस्तृत हो, व्यापक हो, परिपूर्ण हो, संपूर्णता के साथ जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी पर अनुसंधान करते हैं, तो वही रिसर्च का तात्पर्य है। एस सर्च फॉर सॉल्यूशन, समाधान की इच्छा से जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई किसी प्रक्रिया आश्रय लेते हैं, तो वही रिसर्च है। एग्जैक्टनेस, यथार्थता, यथा तथ्य उसका हो, वह रिसर्च की एक विशेषता है। एनालिटिकल व्यू, विश्लेषण परक अध्ययन आपका होना चाहिए रिसर्च में। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, कि जो आपके तथ्य हैं
उनके बीच में संबंध होना चाहिए। आपकी प्राक कल्पना के मध्य और आपके निष्कर्षों के मध्य एक संबंध स्थापित होना चाहिए। आपकी शोध समस्या और निष्कर्ष के बीच में एक संबंध स्थापित होना चाहिए। ये संबंध यदि नहीं है तो ये रिसर्च नहीं है। सी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। एक अच्छा, हाँ तो मैं ऐसे ही करता हूं, उसको फुल नहीं करता, वो ठीक है। हाँ, ये रिसर्च ठीक है। की हस्ताक्षरी व्युत्पत्ति मैं इस रूप से देता हूं कि आर, रेशनल व्यू ऑफ थिंकिंग, ई, एग्जॉस्टिव मतलब विस्तृत, वही विमर्श शब्द की मैंने बात की, एस, सर्च फॉर सॉल्यूशन, ई, एग्जैक्टनेस, ए, एनालिटिकल व्यू, आर, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो कि बहुत आवश्यक है, और एच, ये तो अत्यंत आवश्यक है, आपकी ऑनेस्टी। ये रिसर्च के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसके आधार पर एक अच्छा रिसर्चर बना जा सकता है, एक अच्छा अनुसंधाता अनुसंधात्री बना जा सकता है। इस रूप में रिसर्च पद के आधार पर, उसके हस्ताक्षर व्युत्पत्ति और उसके अर्थ के आधार पर हम यदि जानते हैं मानविकी में, तो अनुसंधान के प्रकार, 3 तरह के प्रकार हमें दिखाई देते हैं। वो क्या है? तथ्य का अन्वेषण जो आप लोग करते हैं, अभी जो मैंने चर्चा की, अज्ञात का ज्ञान, अनुपलब्ध की उपलब्धि, और सिद्धांतों का अन्वेषण, नए नए सिद्धांतों का निर्माण करना, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, तथ्य का अन्वेषण करना, ये अनुसंधान का प्रकार है। तथ्य का अन्वाख्यान, तथ्य है उसको पुनः स्पष्टीकरण के माध्यम से, अनुशीलन के माध्यम से, समालोचन के माध्यम से उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसकी व्याख्या करना, ये अनुसंधान का दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार आता है तथ्य का संशोधन, रिफाइनमेंट ऑफ फैक्ट्स। तथ्य का संशोधन पाठ विषयक हो सकता है, जो कि आप पांडुलिपि, हस्तलिपियों का जब संपादन करते हैं। विचार विषयक हो सकता है तथ्य का, कि आज तक ये विचार चल रहा था, अब इसको बाधित करके मैं ये विचार देता हूं, या ये विचार स्थापित किया जाता अपनी युक्ति युक्त तर्क के माध्यम से। आप पुराने विचारों को बाधित करके नए विचारों की उपस्थापना, सिद्धांतों की उपस्थापना करते हैं, संशोधन करते हैं, तो वो अनुसंधान का एक प्रकार है। तो इस रूप में, स्थूल रूप में 3 प्रकार हम देख सकते हैं: तथ्य का अन्वेषण, तथ्य का अन्वाख्यान और तथ्य का संशोधन। इन सभी बातों के आधार पर अनुसंधान की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ रिसर्च सिद्ध होता है। कि अनुसंधान की प्रासंगिकता क्या है? मेरी दृष्टि में 3 तरह की प्रासंगिकता हो सकती है अनुसंधान की, ज्यादा भी हो सकती है, पर मैं जिन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं, लोकहिताय, लोकहित के लिए अनुसंधान की जो आज विशेष रूप से आधुनिक समय में जो उसकी प्रारंभिक शर्त मानी जाती है कि वह क्या विकास के कार्यों में उपयुक्त होगा, लोकहित के किसी कार्य में उपयुक्त होगा। मान लीजिए संसार में गरीबी, भूखमरी यदि है, तो उसके लिए आपका कोई अनुसंधान उपयुक्त होगा, उसमें उसकी प्रासंगिकता है। गरीबी के लिए आपने किसी अर्थनीति के नए सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, तो जिस पर बहुत बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार मिल जाते हैं, वो सब अनुसंधान की प्रासंगिकता को ही द्योतित करते हैं। इसी तरह आपके फसलों को कैसे, ऐसे क्षेत्रों में भी जहां फसल का उत्पादन बहुत कम है, उन फसलों के उत्पादन के लिए आपका यदि अनुसंधान कोई कार्य कर रहा है, हरित क्रांति के रूप में यदि उसको एक नया स्वरूप प्रदान हो रहा है, ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि कैसे हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो ये कार्य अनुसंधान का कार्य है। बहुत से ऐसे कार्य, कहीं वाटर बॉडी का कोई यदि प्रॉब्लम है, तो वहां आपने कोई यदि कार्य किया है अनुसंधान का कार्य, तो ये सब लोकहित के कार्य हैं। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि तमाम लोकहित के कार्य, लोकहित के इतने ज्यादा क्षेत्र हैं कि उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्य उस अनुसंधान की लोकहित की प्रासंगिकता को द्योतित करता है।
ज्ञानाय, दूसरा तत्व है ज्ञान का, संसार में विद्यमान तत्वों का ज्ञान करना। वह बाह्य भी हो सकता है और आध्यात्मिक आंतरिक तत्व का भी ज्ञान हो सकता है। वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, वो यही बताता है कि धर्म वस्तुतः वह है जो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि कराता, अर्थात ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के तथ्य को स्पष्ट करने वाला जो अनुसंधान होता है उसे ज्ञानात्मक अनुसंधान के रूप में हम कह सकते हैं। बंगाल का एक उदाहरण मैं देता हूं आप लोगों को, सबने सुना होगा संभवतः, हो सकता है किसी ने न भी सुना हो, जो बंगाल से बाहर के हैं उनके लिए और शायद ये रुचिकर तथ्य होगा। एक राधानाथ सिकदर हुए हैं आपके बंगाल में, और राधानाथ सिकदर वो व्यक्ति हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। 2004 में पहली बार सरकार ने उनकी सुध ली और उन पर डाक टिकट प्रकाशित कराया। राधानाथ सिकदर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई पहली बार नापी थी, परंतु उनका नाम कहीं नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही उस चोटी का नाम रखा गया, जिसको पहले P15 के नाम से जानते थे। राधानाथ सिकदर जब जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ भारत के सर्वेयर जनरल थे, 1831 के करीब की बात है, तो उस समय उन्हें किसी बहुत अच्छे एक गणित, या जो उस समय एक बहुत अच्छी वो होती थी, एक पोस्ट होती थी ऑफिस में, सर्वेयर जनरल के ऑफिस में कंप्यूटर की पोस्ट होती थी। आप सब लोग अब कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर पहले एक पोस्ट हुआ करती थी। और राधानाथ सिकदर को नियुक्त किया गया उनकी गणितीय क्षमता को देख के, संगणकीय क्षमता को देख के, और धीरे धीरे वो चीफ कंप्यूटर बने ऑफिस में। तो सर्वे चल रहा था और ये कुछ इस तरह की बात थी कि एवरेस्ट को P15 के नाम से जानते थे, और उससे पहले पूरे संसार को इतना पता था कि सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो उन्होंने सर्वे का काम लिया और बहुत तरह का जब ये इस तरह प्रयास किया, भारत में 6 जगह, वहां जाने की अनुमति नहीं होती थी, वो बिना गए यहां से ही अपनी गणितीय क्षमता के आधार पर एक मशीन हुआ करती थी, उसको उन्होंने इस तरह से देखा। भारत में 6 जगह उसके आधार पर वो लंबाई और ये ऊंचाई नापी गई, और उसके आधार पर उन्होंने एवरेस्ट की एग्जैक्ट लंबाई, जो आज हम कहते हैं उसमें 2 या 3 फीट का कुछ अंतर है बस, 8,839 राधानाथ सिकदर ने उस समय प्रस्तुत की। और जैसे ही ये प्रस्तुत की तो जॉर्ज एवरेस्ट उस समय नहीं थे सर्वेयर जनरल, बाद में, ये लगभग 1852 की बात है जब उन्होंने नापना शुरू किया था। उस समय जो सर्वेयर जनरल थे वो थे एंड्रयू स्कॉट वुड। तो जैसे उनको ये पता चला, उन्होंने वो उनकी रिसर्च अपने पास रख ली, 4 साल अपने पास रखी रही, और जब वो वहां से निकल गए उसके बाद उन्होंने अपने गुरु जो जॉर्ज एवरेस्ट थे उनके नाम से, कि इस P15 का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया और इसकी लंबाई ये है, और दुनिया को पहली बार मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चोटी मैंने खोज ली है। तो ये तथ्य का संशोधन भी हुआ, एक तरह से शोध अनुसंधान कहा जा सकता है इसको। पहले कंचनजंगा को माना जाता था। तो इस तरह का जो ज्ञानात्मक शोध है, इसको हम डायरेक्ट लोकहित के रूप में नहीं रख सकते, परंतु ज्ञान किसी न किसी रूप में हमें कुछ चीज जाननी, ये भी एक अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान की प्रासंगिकता है। स्वांतः सुखाय क्या है? बहुत बार अर्थ के लिए हम करते हैं। बहुत बड़े बड़े विदेशों से कुछ फंड आते हैं और उसमें हम अर्थ के लिए कुछ अनुसंधान कार्य करते हैं, चाहे हमारी रुचि हो ना हो, यश के लिए हम अनुसंधान कार्य करते हैं। और मैं तो इस कारिका को, काव्य प्रकाश की बड़ा उद्धृत करता हूं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संमिततोपदेश। यदि ये देखा जाए तो ये हमारे अध्ययन, हमारे अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया को बताता है कि अनुसंधान या अध्ययन या काव्य किस लिए किया जाता है। तो यश के लिए, अर्थ के लिए,
केवल अपनी आत्मतुष्टि के लिए भी अनुसंधान किया जाता है और अनुसंधान की उस रूप में प्रासंगिकता कम नहीं हो जाती, परंतु अनुसंधान मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। इस रूप में अनुसंधान की प्रासंगिकता सिद्ध है। अब यदि हम देखें अनुसंधान की पूरी भारतीय परंपरा, जो कि एक विषय होता है कि संस्कृत में अनुसंधान के तत्व हैं या नहीं। देखिए, आप लोगों ने जिज्ञासा शब्द सुना होगा। वेद का, उपनिषदों का तो जिज्ञासा सबसे प्रसिद्ध है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, कि सत्य के अनुसंधान की जो पूरी भारतीय परंपरा है वो अनुसंधान का मूल है। कोई भी शास्त्र हमारे यहां जिज्ञासा के बिना संभव ही नहीं। ज्ञान की पहली शर्त है जिज्ञासा। और जैसा कि मैंने बताया कि अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस रूप में अथातो तत्व जिज्ञासा, ये जिज्ञासा शब्द हर शास्त्र अपने यहां प्रयोग करता है। सांख्य कारिका की भी पहली कारिका आपको याद होगी, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सापार्थाचे नेकांतात्यंततो भाव। वहां भी जिज्ञासा है, और वह जिज्ञासा सांख्य की कहां समाप्त होती है? विवेक बुद्धि तक, व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्, वहां तक जिज्ञासा से आरंभ होकर व्यक्त और अव्यक्त के विज्ञान तक यह पूरी अनुसंधान की प्रक्रिया चलती है। ये भारतीय परंपरा है। तो यहां तक कि आप उपनिषद देखें तो केने श्रुतम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः, केने शिताम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रम तौ देवो युनक्ति। ये जो जिज्ञासा है ये अनुसंधान की जिज्ञासा है। ये समस्या है। अनुसंधान में सबसे पहला, शोध में सबसे पहले चीज होती है शोध समस्या का निर्धारीकरण। प्रश्नोपनिषद के 6 प्रश्न महर्षि पिप्पलाद के पास ऋषि पहुंचते हैं और वो 6 प्रश्न पूछते हैं कि कुतो अव इमा प्रजाः प्रजायन्त। इस प्रकार के 6 प्रकार के प्रश्न, उस पूरी उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद रखा गया। तो इस रूप में सत्य के अनुसंधान की जो पूरी भारतीय परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट गीता क्या है? अर्जुन की जिज्ञासा का ही परिणाम है। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, किम तद ब्रह्म किमध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। और अंतिम में पूछते हैं संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। कि तत्व जिज्ञासा जो है ये अनुसंधान की पहली शर्त है, जिज्ञासा। पूरी भारतीय परंपरा, निरुक्त शास्त्र ले लीजिए, निरुक्त में उस समय के जितने स्थापित सिद्धांत थे उन सभी स्थापित सिद्धांतों की चर्चा करते हुए आचार्य यास्क अपनी निरुक्त प्रक्रिया को, अपने निर्वचन सिद्धांत को स्थापित करते हैं। ये पूरी की पूरी अनुसंधान की ही प्रक्रिया है। सूत्र, वार्तिक और भाष्य की जो परंपरा आप देखते हैं, अक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदो। तो सूत्र बन गए, परंतु उसके आगे देखिए वार्तिक का लक्षण, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञः मनीषिणः। उक्त जो सूत्रकार ने उक्त कर दिया, या किसी भी, केवल पाणिनि ने जितने भी सूत्र हैं उसके ऊपर वार्तिक लिखे गए, उक्त हो, अनुक्त हो, दुरुक्त हो, उनकी दृष्टि से उनका संशोधन करना ही वार्तिककार का लक्ष्य है। और उसके भी आगे भाष्य, महाभाष्य देख लीजिए, या वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाद भाष्य है। ये भाष्य परंपरा के जो आचार्य हैं, हमारे यहाँ तो ये देखा गया कि सूत्र से ज्यादा, त्रिमुनि व्याकरण से आप लोग देखते हैं सिद्धांत है कि सूत्र से ज्यादा यदि कोई प्रामाणिक है तो भाष्यकार महर्षि पतंजलि हैं। वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद से यदि कोई प्रामाणिक हैं तो आचार्य प्रशस्त पाद भाष्य को लिखने वाले हैं। तो अंतिम वाला जो भाष्य है, जो उत्तरोत्तर उसमें संशोधन कर रहा है, वह प्रामाणिक माना जा रहा है। यही है अनुसंधान की भारतीय परंपरा। अभिनव भारती जिस पर लिखी गई
अभिनव गुप्त द्वारा अभिनव भारती ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है अपेक्षाकृत मूल ग्रंथ से। और अभिनव भारती का उसका पूरा इतिहास है, वो इस समय चर्चा करने के योग्य नहीं है। कश्मीर में बैठकर अभिनव गुप्त अभिनव भारती लिख रहे हैं और उस पर समालोचना केरल में लिखी जा रही है। ये है भारत की अनुसंधान की परंपरा, संवाद परंपरा। तत्व बुभुत्सो कथावाद, तत्व को जानने की जब इच्छा उत्कंठा मन में पैदा होती है तभी वाद संवाद शास्त्रार्थ की परंपरा ने जन्म लिया। यम यमी विश्वामित्र नदी सरमापणी तमाम जितने भी याज्वल के गार्गी याज्वल के मैत्री, जहां गार्गी उठकर खड़े होकर कहती है कहाँ गुरुजी अपने आप को सबसे बड़े विद्वान कहते हो, अभी तो मेरे प्रश्नों का जवाब देना बाकी है। ये है अनुसंधान की भारतीय परंपरा। न्याय दर्शन की को ले लें आप, उसमें जो पूरा स्पष्ट है कि न्याय दर्शन की त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देश्य लक्षणम परीक्षा चेति। इससे अच्छा अनुसंधान का उदाहरण और क्या मिलेगा कि जो कहते हैं कि न्याय दर्शन की प्रवृत्ति है कि उद्देश्य लक्षण और उसका परीक्षण करना। ये है अनुसंधान के मूल तत्व जो संस्कृत में विद्यमान है। तो भारतीय समस्त ज्ञान वाङ्मय का जितना भी हमारा यहाँ कथ्य है तथ्य है वह समस्त अनुसंधान की इस परंपरा पर आश्रित है। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण रंभा शुक संवाद का एक श्लोक मुझे दिखता है कि तीर्थे तीर्थे, ये कुछ मिस टाइप हो गया है, तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः वादे वादे जायते तत्वबोध बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़। उस भारत की परिकल्पना जहां हर तीर्थ पर शास्त्रार्थ हो रहे हैं, तत्व की चिंता हो रही है, वह संस्कृत में अनुसंधान की भारतीय महनीय परंपरा का साक्षात उदाहरण है, परम प्रमाण है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब संस्कृत के अनुसंधान के स्टेप्स पर आते हैं तो प्रासंगिकता हो गई, इतिहास हुआ। अब संस्कृत, क्योंकि समय कम है तो मैं इसको संक्षेप में आपको बताता चलता हूं कि संस्कृत में अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण क्या है। ज्यादातर आप लोगों ने इस पर काम किया है, सिनॉप्सिस आपने जमा की होगी। उन सिनॉप्सिस के साथ ही आप ये देखिए कि हम उसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता है वह निश्चित रूप से अनुसंधाता है। सबसे पहला स्टेप ही अनुसंधान की प्रक्रिया का है शोध समस्या का ज्ञान होना, शोध समस्यायाः संज्ञानम। क्योंकि शोध समस्या जब तक नहीं होगी, प्रश्न नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगी तो आप किस दिशा में बढ़ेंगे। इसलिए विद्यार्थी को कहा जाता है कि आप अपनी एक समस्या लेकर आइए। और संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत बार ये समस्या आ जाती है कि एमए की और वो पीएचडी में पहुंच जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि जी आप ही कोई टॉपिक दे दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं कुछ पढ़ के आइए। गुरुजी एक टॉपिक दे देते हैं और वो पढ़कर आते हैं। तो उनकी समस्या से शुरुआत नहीं होती, उनकी शुरुआत होती है शोध विषय का चयन के बाद साहित्य सर्वेक्षण से। जबकि अनुसंधान की प्रथम शर्त क्या है कि शोध समस्या आपके अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए। आपने अपना जितना पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको ये पता है कि मेरा यह विषय रुचि का विषय है, मैं इसमें काम कर सकता हूं, मैं इसमें कंफर्ट हूं, मेरे सामने एक समस्या है जिस पर मैं अध्ययन करते करते मुझे ये चीज नहीं प्राप्त हुई है। अब मैं अपने फील्ड को निश्चित करता हूं और अपने निर्देशक या गाइड के माध्यम से उस समस्या पर काम करना चाहता हूं। और निर्देशक का काम कितना है कि वह आपको एक केवल दिशा देता है कि हाँ आपकी ये समस्या शोध के लिए उपयुक्त है या नहीं है, और यदि ये उपयुक्त है तो इस रूप में आप कार्य कीजिए। और ये एक पद्धति है, वो पद्धति बताता है, कार्य आपको करना होता है। साहित्य का सर्वेक्षण जब करता है इसी समस्या के आधार पर, समस्या आपने चुन ली, साहित्य का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको पूरा एक बार बता देता हूं। शोध विषय का चयन, प्राक कल्पना, प्रस्तावित शोध प्रारूप का निर्माण, शोध सामग्री का संकलन, तथ्यों का विश्लेषण,
तथ्यानां सामान्यीकरणम, निष्कर्षाणाम च विवेचनम, और उसके बाद आता है शोध प्रबंध लेखन। अंतिम रूप में शोध प्रबंध लेखन आता है। तो अनुसंधान की, संस्कृत अनुसंधान की प्रक्रिया के मुख्य रूप से यही चरण हो सकते हैं। इनको एक एक रूप में यदि हम करें, जैसा कि मैंने बताया कि समस्या का संज्ञान जो है वो किसी भी शोध का आरंभिक बिंदु है। इस विषय में मैं चर्चा कर चुका। साहित्य सर्वेक्षण जब हम करते हैं तो साहित्य सर्वेक्षण को मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि आपने जो समस्या आपके मन में आई है, क्या उस पर कोई कार्य उपलब्ध है या नहीं। और यह भी आवश्यक नहीं है कि कार्य उपलब्ध है और आप उस समस्या पर कार्य नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, मैं गीता का को ही लेकर आज बैठा हूं, कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कविर्ब्रवीत, कि मैं जिस योग की चर्चा कर रहा हूं वो योग तो विवस्वान मनवे प्राह मनु को उपदिष्ट किया था। मनुरिक्ष्वा कविर्ब्रवीत, महर्षि मनु ने उसको इक्ष्वाकु को उपदिष्ट किया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, तमाम राजर्षियों ने उस परंपरा से इस योग को प्राप्त किया। किंतु स एवायम सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप, परंतु वह सिद्धांत कहीं विलीन हो गया। सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यं हेतुदुक्तम्। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि कोई एक समाधान किसी ने उस पर पुस्तक लिख दी, किसी ने उस पर अध्ययन रिसर्च कर दिया है तो आप दोबारा उस पर कार्य नहीं कर सकते। उस समस्या का आपकी दृष्टि में क्या समाधान हो सकता है उस पर आप कार्य कर सकते हैं। परंतु यह भी नहीं होना चाहिए कि उसी शीर्षक को लेकर आप बैठ जाएं और उसी पर ही काम करने, पृष्ठपोषण करने लगें। तो साहित्य सर्वेक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रारंभिक, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी जो शोध समस्या है वो शोध के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, और यदि है तो वह साहित्य सर्वेक्षण आपकी परिकल्पना निर्माण, प्राक कल्पना निर्माण, अनुसंधान की रूपरेखा के निर्माण में सहायक होता है। शोध संबंधी जितना ज्ञान है उसकी अभिवृद्धि होती है। अनुसंधान के अन्य जितने शोध कार्य आप देखेंगे तो अनुसंधान की क्या प्रविधियां हैं और आप पुनरावृत्ति से बचते हैं। इस रूप में साहित्य सर्वेक्षण का एक बहुत बड़ा व्यापक महत्व है। संक्षेप में बताता हुआ चलता हूं। उसके बाद आता है शोध विषय का चयन। इस पर हमारे संस्कृत के विद्यार्थी बहुत कमजोर होते हैं। शोध विषय का चयन, बहुत बार ऐसा शोध लाएंगे वो ऐसा लगता है घिसा पिटा है, जबकि बात बहुत गूढ़ है अंदर, परंतु विषय सुनते ही एक रुचि नहीं जागती। मेरी दृष्टि में शोध विषय का चयन, सेलेक्टिंग ए टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। और ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसकी संबद्धता, अंतर विषय संबद्धता लगे। अंतर विषय संबद्धता के रूप में आज जब हम कार्य कर रहे हैं तो वो ज्यादा तात्विक और ज्यादा महनीय सिद्ध हो रहा है। तो शोध विषय का चयन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसको आप किस रूप में बना रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा बल एक विद्यार्थी का, संस्कृत के विद्यार्थी का होना चाहिए। इसके बाद प्राक कल्पना। प्राक कल्पना का नाम सुनते ही मैं जब पढ़ाता हूं तो हमारे विद्यार्थी भी डरते हैं, भागते हैं। और अच्छी बात यह होती है कि मैंने तमाम सिनॉप्सिस देखी हैं, उनमें संस्कृत में प्राक कल्पना का अभाव बहुत ज्यादा होता है। इस पर मैं कभी अलग से भी स्पष्ट कर सकता हूं, परंतु सामान्य रूप से बताऊं तो कि आपने किसी समस्या का चुनाव किया है, उस समस्या के चुनाव के ऊपर शोध करने से पहले आपको उसके विषय में कुछ विचार बनाने होंगे। आपकी हाइपोथेसिस क्या है? मैं बहुत बार ये प्रसिद्ध उदाहरण देता हूं कि अभी सर्दी का मौसम है, आपकी समस्या है कि ठंड लग रही है, तो आपकी क्या प्राक कल्पना बनेगी? आपकी प्राक कल्पना बनेगी कि मैं उस बाजार में जाऊंगा तो मुझे अच्छी जैकेट मिल जाएगी।
और उसके बाद आपका जो पूरा क्रियाकलाप आरंभ होता है, 10 दुकानों में आप घूमते हो, वो साहित्य सर्वेक्षण है। और उसके बाद जब आप चुनाव करते हो और ये देखते हो कि हाँ ये ठंड को रोकने में सक्षम है या नहीं है, और उसके बाद जब आप उसे पहनते हो और सर्दी समाप्त हो जाती है, सर्दी के उसमें थोड़ा सा शांति आती है, तो निश्चित रूप से आपका वह अनुसंधान कार्य जो है वो निष्कर्ष की तरफ जा रहा है। तो प्राक कल्पना हर चीज के विषय में, आपको भूख लगी है, आपको सामने फल दिख रहा है, तो फल दिखते ही आपके मन में यही आएगा कि ये फल मीठा है या कैसा है, मुझे इस रूप में ये खाऊंगा, 2 फल खा लूंगा तो मेरे पेट भर जाएगा। ये जो आपके अंदर की जो पूरी हाइपोथेसिस है, यही प्राक कल्पना है। इसलिए इसका नाम क्या है? प्राक मतलब पूर्व, कल्पना मतलब विचार। एक कल्पना करता है व्यक्ति। शादी करने से जाने से पहले भी एक युवा और युवती कल्पना करते हैं कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। पूरा जीवन उनका अनुसंधान में चलता है। तो ये इस रूप में प्राक कल्पना हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है। यह स्वाभाविकता अनुसंधान में कहीं नदारद होती है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपकी एक प्राक कल्पना होती है। उस प्राक कल्पना के बिना कोई भी अनुसंधान कार्य, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने का जितनी भी जो भी साधन है पूर्ण नहीं हो पाता। इस रूप में संक्षेप में बात करता हुआ इसकी विशिष्टता, उद्देश्य क्या होता है, अनुसंधान की दिशा का निर्धारण, अनुसंधान के क्षेत्र का सीमांकन। बहुत बार अनुसंधान के क्षेत्र को अंतिम दिन तक नहीं स्पष्ट कर पाते कि मेरा अनुसंधान का क्षेत्र कितना है। आपकी प्राक कल्पना स्पष्ट है, आपको स्पष्ट है कि मुझे केवल जैकेट लेनी है, मेरे पास इतने रुपए हैं, तो आपको पता है कि इतने रुपए में मुझे एक ही जैकेट खरीदनी। बिना प्राक कल्पना के जाएंगे, मॉल में घुसेंगे तो एक कपड़ा लेने के लिए 10 कपड़े खरीद कर लाएंगे और पता चलेगा इसमें से तो मैंने जैकेट ली नहीं, वो सारी चीजें पसंद आ गई। ये होता है, ये स्वाभाविक है, बहुत बार ये होता है। जब हम बिना सोचे किसी मॉल में केवल विंडो शॉपिंग के लिए घुस जाते हैं तो बहुत बार स्थिति होती, गए थे विंडो शॉपिंग के लिए और 10 कपड़े हम पे आ गए। आके देखते हैं कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। उपादेय तथ्यानां संकलने साहाय्यम। जब आपकी प्राकल्पना निश्चित होगी तो किन चीजों को लेना है, किन चीजों का संकलन करना, किस सामग्री का संकलन करना है, उसमें हमें सहायता प्राप्त होती है। संगत निष्कर्ष की प्राप्ति और सिद्धांतों के निर्माण में प्राकल्पना सबसे महत्वपूर्ण है और अनुसंधान की दशा दिशा के निर्धारण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए मैं कहता हूं इससे बहुत बचते हैं। आपकी जब तक एक प्राकल्पना, अच्छी प्राकल्पना नहीं होगी, अच्छा अनुसंधान, अच्छा निष्कर्ष नहीं आएगा। इस पर ज्यादा विस्तार न करता हुआ इन्हीं सब बातों, इस प्राकल्पना के आधार पर आप एक सिनॉप्सिस बनाते हैं। सिनॉप्सिस के भी पूरे जो शीर्षक है, विषय क्षेत्र, उद्देश्य है, प्राकल्पना का सूत्रीकरण है, सर्वेक्षण है, इसको साहित्य सर्वेक्षण कहते हैं, विषय चयन का औचित्य आपको दिखाना होता है, रिसर्च मेथड्स क्या हैं, आपके शोध प्रविधि, किन मेथड्स को आपने चुना है, इस विषय में आपको बताना होता है। प्रस्तावित अध्याय विभाजन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन एक करना होता है। और बहुत विश्वविद्यालय चली गई है, आपकी पीपीटी चली गई है, नहीं दिख रही है। बार बार क्यों ऐसी समस्या आ रही है? अब अभी भी नहीं दिखाई दे रही, अभी भी नहीं दिखाई दे रही। चलिए, ये अनुसंधान प्राक कल्पना या कुछ साधन सही नहीं है, उन्हीं साधनों के आधार पर हमारा आज का अनुसंधान भी सही नहीं हो पा रहा है। खैर, तो इन सब विषयों पर बात करते हुए शोध प्रविधियों का चयन, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, और बहुत से विश्वविद्यालयों में आपके समय और संसाधन के विषय में भी पूछा जाता है कि आप किस समय में कितना कार्य करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर बना के आपको देना होता है। और बाद में बिब्लियोग्राफी, संदर्भ, सूची। इसके बाद बात आती है सिनॉप्सिस बनाने के बाद शोध सामग्री का संकलन। शोध सामग्री के संकलन पर आप लोगों ने बहुत एक्सरसाइज की होगी। उसके साधन अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है। आप किसी विषय पर कार्य कर रहे हैं तो उस विषय के अंदर जो निहित तत्व हैं, उस पुस्तक के अंदर कोई भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो निहित तत्व है वो बहिरंग साधन है।
आप बाहर से किन किन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, जिनके आधार पर आप तो संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण करते हैं। और उसके बाद आता है तथ्यों का विश्लेषण की प्रक्रिया। तथ्य जितने भी आप लोगों ने डाटा अभी इकट्ठा किया है उनका परीक्षण करना, उनका वर्गीकरण करना। जितना जिसने ज्यादा अच्छा वर्गीकरण कर लिया वह उतना अच्छा लेख, उतनी अच्छी पुस्तक और उतना अच्छा अनुसंधान कर सकता है। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि वही शब्द हैं, वही बातें, वही विषय, परंतु एक अच्छी पुस्तक सामने आ जाती है और आप लोग देखते हैं कि इस पर तो मैं भी एक काम कर सकता था। वही बात एक कवि उन्हीं शब्दों के आधार पर एक नई कल्पना कर देता है। तो वो सब तथ्यों के वर्गीकरण के आधार पर आप उन तथ्यों को किस रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं, जो भी आपके पास पड़ी हुई सामग्री है या जो आपने तमाम साधनों से जिनको जुटाया है, उन तथ्यों का वर्गीकरण करना सबसे महत्वपूर्ण है और बाद में उसी के आधार पर आपका संपादन होता है। इसके आधार पर संपादन जो करते हैं, सामान्यीकरण और विवेचन की प्राप्त जो तथ्य हैं, जो संपादित तथ्य हैं, उनका सामान्यीकरण करना है किसके साथ? आपकी प्राकल्पना के साथ, आपकी शोध समस्या के साथ, शोध प्रश्न के साथ, और उसी के आधार पर निर्गत जो निष्कर्ष है उसका उन तथ्यों के आधार पर, उस समस्या और उस प्रश्नों के आधार पर, उस प्राकल्पना के आधार पर उनका संगतिकरण करना, ये अंतिम महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसके आधार पर आप शोध प्रबंध को लिखते हैं। शोध प्रबंध लेखन का कार्य, उसमें भी कुछ तमाम टेक्निकल चीजें हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में पूर्वानुबंध, मैंने इसको 3 रूप में बांटा है। प्रिलिमिनरीज पूर्वानुबंध, टेक्स्ट जो मध्य अनुबंध है जो मुख्य वो होता है, रेफरेंस मटेरियल पश्चानुबंध के रूप में मैंने इसको रखा है। तो बहुत सारी चीजें प्रिलिमिनरीज में, शीर्षक, पृष्ठ, ये भी छोटी छोटी बातें, ये टेक्निकल चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आजकल एक इसमें और मुझे जोड़ना चाहिए कि जो उर्कुंड या इससे जो आप लोगों का एक प्लेगरिज्म जो चेक होता है वो भी इसमें पूर्वानुबंध में जुड़ता है। शपथ है, घोषणा पत्र है, प्रस्तावना है, प्रीफेस, विषय की अनुक्रमणिका है, कोई तालिका आपने दी है, टेबल दिए हैं तो उनकी लिस्ट बनाना, और कोई फिगर इलस्ट्रेशन दिया है तो उसकी एक सूची देना, संकेत अक्षर सूची, एब्रिवेशंस देना। इसमें बहुत बार हमारे विद्यार्थी कभी कभी कुछ कमी कर लेते हैं, परंतु उन सब सूक्ष्म चीजों को ध्यान में देना ये एक अच्छे शोध का है। मध्यानुक्रम में आपकी भूमिका आती है, प्रस्तावना, अध्याय विभाजन जो मुख्य काम है आपका है, और अंतिम में निष्कर्ष। और बाद में संदर्भ ग्रंथ सूची होती है। कोई आपने अपेंडिक्स लगाए हैं जिनको आप बीच में नहीं रखना उपयुक्त मानते थे, वो उसको परिशिष्ट में आप दे सकते हैं। और इंडेक्स एक आजकल एक बहुत अच्छा वो चला है, जब कुछ पूर्व से ही हो गया था, ये पाश्चात्य पद्धति है और आज तो कंप्यूटर सारी चीजें कर देता है। तो आपको आपकी पूरी बुक में कुछ चीज खोजनी हो, कोई नाम खोजना हो, कोई विषय खोजना हो, तो उनका एक इंडेक्स, नाम पदानुक्रमणिका या इंडेक्स के नाम से आप लोग उसको बनाते हैं। तो इस रूप में पूरी की पूरी ये शोध की प्रक्रिया ये होती है। अब बात करते हैं अंतिम चर्चा जो हमारी है कि संस्कृत में अनुसंधान के प्रकार क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, एक अलग व्याख्यान का विषय हो सकता है कि संस्कृत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल स्वतंत्र विषय है, परंतु उन सब विषयों को लेकर जो संस्कृत के अनुसंधान के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन संस्कृत, उन सब को लेकर यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 3 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। पहला है शास्त्रीय अनुसंधानम, शास्त्र बेस्ड रिसर्च। शास्त्र बेस्ड रिसर्च में ऐतिहासिकम अनुसंधानम, ऐतिहासिकम या सांस्कृतिकम अनुसंधानम जो होता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडीज से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं वो इस रूप में आ जाएंगे। फिर आता है दार्शनिकम अनुसंधानम, द फिलोसॉफिकल स्टडीज। फिर है धर्मशास्त्रीय अनुसंधान में, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे पाणिनि कालीन भारतवर्ष, प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी की है पतंजलि कालीन भारतवर्ष। सांस्कृतिक अध्ययन में आप देखिए वेदवती वैदिक जी का एक अच्छा शोध है उपनिषद युगीन संस्कृति, वैदिक माइथोलॉजी, नरेंद्र सिन्हा की एक पुस्तक है, उसको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में आप देख सकते हैं, वो अच्छा उदाहरण है। दार्शनिक फिलोसॉफिकल स्टडी कहीं कहते तो ऋग्वेद में कोई दार्शनिक तत्व खोजता है। मेरी गुरु जी का कार्य है प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार का वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, ये बहुत अच्छा दार्शनिक अध्ययन, दार्शनिक अनुसंधान का एक उदाहरण है।
धर्मशास्त्रीय अध्ययनम, पीवी काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये जिस पर आप ये देखिए भारत रत्न मिला हुआ है पीवी काणे को, ऐसा वह कार्य, ऐसा उज्जवल कार्य। तो ये शास्त्र बेस्ड रिसर्च में आता है। पुरालेख संबद्धम, ये बहुत अच्छा एक विषय, पिछले कुछ वर्षों में क्या होता था कि पांडुलिपि से, हस्तलिपि से संबंधित जो कोई रिसर्च होता था तो उसको रिसर्च नहीं मानते थे, पर अब इसका ये मान्यता इसकी हुई है। एपिग्राफी से संबंधित अभिलेखों पर आपका रिसर्च है, किसी पांडुलिपि हस्तलिपि पर आपका रिसर्च है, तो वो इस वर्गीकरण में आ सकता है। बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इस पर आए हैं आप लोगों के नजर में। और बंगाल में तो एक अच्छी परंपरा है, पांडुलिपि पर शोध की एक अच्छी परंपरा वहां है। एशियाटिक सोसाइटी ने बहुत काम किया है। ज्योतिष शास्त्रीय अध्ययनम, ये बहुत छूता अछूता रहता है। बीएचयू में या कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में इस पर अच्छे अच्छे विभाग हैं जिन पर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। भाषा वैज्ञानिकम, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज पर काम होता है, वो भी शास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत आता है। और उसमें सत्यव्रत शास्त्री जी का एक बड़ा अच्छा कार्य है, वो भी बीएचयू से ही वो हुआ था, रामायण का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो इस रूप में बहुत से कार्य वैज्ञानिक, आजकल ये एक साइंटिफिक स्टडीज इन संस्कृत के रूप में बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है और इस पर कार्य तमाम बढ़ रहे हैं। वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद को ले लो, चाहे दर्शन शास्त्र में भौतिक तत्वों को खोजने की बात हो, तो बहुत सारे कार्य अभी प्रकाश में आए हैं। और सरकार की तरफ से भी इसको बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है। इस विषय पर भी कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। तुलनात्मक अध्ययनम, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी भी आज का एक उभरता विषय है और ये होना चाहिए। कुछ विषयों को लेकर, जैसे मेरी नजर में आता है वैशेषिक सिद्धांतानाम गणितीय पद्धत्या विमर्श, नारायण गोपबंधु डोगरे का ये रिसर्च है। ऐसे ही मान लीजिए दो, ये तो वैशेषिक और गणित शास्त्र का हो गया कि आपस में ही दो हमारी शास्त्रीय परंपराएं हैं, या एक ही शास्त्र में दो आचार्यों की परंपराएं, पाणिनियन कात्यायन सिस्टम ऑफ व्याकरण, एक कंपैरेटिव स्टडी है ना, इस पर भी कुछ आर के सतपति दिल्ली विश्वविद्यालय से है। तो इस तरह के कुछ काम शास्त्रीय अनुसंधान की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बाद आता है साहित्यिक अनुसंधान। साहित्यिक अनुसंधान में विशेष रूप से क्या आता है कि वैदिक साहित्य को लेकर कोई विशेष अनुसंधान किया गया हो, जैसे ऋग्वेद अलंकाराः, अथर्ववेद में काव्य तत्व, है ना, इस रूप में कोई भी इस तरह का कार्य वैदिक साहित्य को लेकर, उपनिषत्सु आत्म तत्व विमर्श, या इस तरह के बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर कार्य किया गया है। लौकिक साहित्य से अध्ययनम, है ना, जैसे अल्तेकर की है कि वुमन इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, इस तरह के कार्य जितने भी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक बड़ा अच्छा रिसर्च मुझे ध्यान आता है कि कालिदास की लालित्य योजना, ये लौकिक साहित्य का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने एक व्याख्यान के रूप में एक पुस्तक और लिखी है, मेघदूत एक पुरानी कहानी, वो जरूर आप लोगों को पढ़नी चाहिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो योगदान है, विश्व भारती में वो रहे और एक अद्भुत व्यक्तित्व, हिंदी और संस्कृत दोनों ही जगत में उनको माना, पूरी भारतीय साहित्यिक परंपरा के मूर्धन्य विद्वान वो रहे हैं। उनसे संबंधित एक उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार वो कहीं किसी का वाइवा लेने गए, तो वाइवा लेते समय जो लड़की थी, पहले तो ये होता था, आजकल तो फेसबुक और उससे सबको पता है, आज मेरा व्याख्यान हो रहा है तो सबको पता है कि कौन है, चेहरा कैसा है, कैसे दिखते हैं, सबको पता है। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। तो एक विश्वविद्यालय में वाइवा लेने गए, तो ये होता है कि आप जानते भी हैं कि ज्यादातर ये माना जाता है कि आपस में प्रोफेसर्स की बनती नहीं होगी, एक दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं बनती होगी, एक विषय के दो प्रोफेसर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनते होंगे। विद्यार्थी बहुत बार इस विषय में भी सोचते हैं और अपना काम करते हैं, ये एक व्यवहारिक समस्या है कुछ। तो उस लड़की के सामने जो वहाँ के विभागाध्यक्ष थे वो बैठे थे। अब उन्होंने कहा कि अच्छा ही बताओ, आपने कवि हजारी प्रसाद, उनका काम, उस लड़की का काम किसी हिंदी कवियों पर ही था, हिंदी के लेखकों पर था। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के
के विषय में क्या कुछ बता सकते हैं? तो अब उस महिला ने सोचा कि विद्यार्थी ने कि ये पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा इनकी प्रशंसा करते हुए उनकी थोड़ी वो कुछ उस तरह का, उन्होंने कहा अरे वो क्या जानते हैं, हर जगह संस्कृत पूछते रहते हैं, हिंदी में भी संस्कृत संस्कृत करते रहते हैं, ऐसी चीज इतनी दूर हो जाती है सामान्य पाठकों से कि कोई जानता ही नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पास में बैठ के सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखा है? कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो अच्छा ऐसा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। और ये सुनते ही उसकी तो होश फाकता, जैसे कहते हैं ना पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना। तो अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उससे प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताओ, करुण रस का कोई उदाहरण बताओ। अब इतना पूछना ही था, वो पहले से ही परेशान थी, उसने वहां रोना शुरू कर दिया। अब रोते हुए पानी वानी पिलाया गया, उसको बाहर भेजा गया। तो विभागाध्यक्ष जो थे वो बड़े गुस्से में थे कि देखो ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो उन्होंने 50 में से 0 नंबर दिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको 50 में से 50 नंबर दिए। तो उनसे पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? कि भाई आपने जो प्रश्न पूछा आपके आधार पर वो गलत बात कर रही थी, पर मैंने जो प्रश्न पूछा उसका तो उससे अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता था। करुणा का जो रस उसने यहाँ प्रस्फुटित कर दिया, उससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है। तो ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका कार्य साहित्य का अनुसंधान, संस्कृत पर भी बहुत कार्य है, और उन पर स्वयं जो मैं आगे बात कर रहा हूँ ग्रंथ आधारित, लेखक आधारित अनुसंधान जो है कि विशिष्ट लेखक पर या विशिष्ट ग्रंथ पर, मान लीजिए किसी अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, या अभिराज राजेंद्र मिश्र का आधुनिक रचना धर्मिता में अभिराज राजेंद्र मिश्र का योगदान। तो इस रूप में कभी ग्रंथ पर या विशिष्ट लेखक पर आधारित भी आपको अनुसंधान प्राप्त होंगे। इन सभी विषयों पर मैंने चर्चा की। हो सकता है कुछ नई बात जरूर आपको मिली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। अधिक समय न लेता हुआ ओम शांति ही शांति ही, इस विषय पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शोध के जिन आयामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूं आज जितने भी उपस्थित आभासी पटल पर उपस्थित लोग हैं वो अपने शोध कार्य में इन आयामों को लगाने का प्रयास करेंगे और अपने शोध कार्य को सुदृढ़ बनाएंगे। इसके अनंतर मैं प्रश्नोत्तर काल के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि अगर किसी के पास प्रश्न है तो वो अपने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में करे या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा भारतीय संस्कृत संस्कृति एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये संस्था अमित कुमार डे के द्वारा स्थापित की गई है। इसका मुख्य कार्य जो है ये नेट और सेट की कोचिंग इत्यादि प्रोवाइड करते हैं, जिनमें कुछ जो है वो शुल्क भी लगता है, कभी कभी ये निःशुल्क भी हमारे सामने ये प्रोवाइड करते हैं सबको। कभी कभी फ्री वेबिनार भी करवाते हैं, जैसे आज का जो वेबिनार चल रहा है जिसमें इतने प्रमुख विषय पे हमने हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वेश वाग्मी सर ने प्रस्तुत किया है जो शोध के आयामों के बारे में। इसी प्रकार से और भी वेबिनार्स जो है इस संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इसमें पौरोहित्य, वेद पाठ, संस्कृत संभाषण, अंग्रेजी संभाषण भी इस संस्था के द्वारा करवाया जाता है। YouTube चैनल के माध्यम से भी इस संस्था के द्वारा कई सारे विषयों पर अपना जो लेक्चर जो है ये YouTube के माध्यम से भी देते हैं। अगर किसी के पास प्रश्न है तो कृपया प्रश्न पूछे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं प्रश्नोत्तर काल के लिए। एक प्रश्न आया है, थीसिस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चंडीदास, इस विषय पर बात करते हैं। देखिए मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कुछ बातें रखी हैं।
थीसिस तो आपकी एक पूरी हो गई कि बात आप कर रहे हैं, थीसिस के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सिनॉप्सिस और हाइपोथेसिस ये सारी चीजें आपने की। उसके आधार पर साहित्य सर्वेक्षण को मैं जो मानता हूं वो एक प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और विस्तृत होता है। आप शोध समस्या जैसे आपने कोई चुनी, और शोध समस्या से पहले भी लगातार साहित्य, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक अनुसंधान है जिज्ञासु के लिए। उसके बिना आपकी शोध ना तो समस्या आएगी, ना प्राक कल्पनाएं आएंगी, और न ये निश्चित होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। तो एक प्रारंभिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट जिसे हम प्राइमरी रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं, वो आपकी हो सकती है। और बाद में विषय चयन के बाद आपको एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है। उसमें होता क्या है, बहुत बार 2-3 चीजें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखते हैं, और हमने कोई विषय चुना और जाते हैं हम कहीं भी और कुछ किताबों का नाम लिखा और बस सिनॉप्सिस में लिख दिया कि हमने ये चीजें देखी। आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये बताना होता है कि जिन जिन विषयों के आधार पर आपने इन शोध को देखा है, अध्ययनों को देखा है, आपका शोध कार्य इससे क्या विशिष्ट है, आपके शोध कार्य का वैशिष्ट्य, उसका औचित्य आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर ही आश्रित होता है। जितना व्यापक रिव्यू ऑफ लिटरेचर उतना सिद्ध आपका शोध। थीसिस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितना मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूं, उसमें यही अंतर है। एक का है सर, आधुनिक साहित्य को लेकर एक टॉपिक बताइए फॉर रिसर्च। तो इस पर बात हो सकती है बाद में, अभी तो ये सब चीजें हैं। कंपैरेटिव रिसर्च करने के लिए टॉपिक कैसे चूज करना चाहिए और कैसे स्टडी करनी पड़ती है। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी के भी 2-3, रिया शाह जी ने प्रश्न पूछा है। कंपैरेटिव स्टडी के बहुत तरह के आयाम हैं। क्या आयाम है? कंपैरेटिव स्टडी आपके एक शास्त्र के अंतर्गत ही 2 लेखकों पर हो सकती है। आपके, जैसे मैंने उदाहरण दिया, वैशेषिक सिद्धांतानाम गणितीय पद्धत्या विमर्श, एक और है वैशेषिक पाणिनीय व्याकरण शास्त्र वैशेषिक तत्व मीमांसा। तो आपको 2 अलग अलग स्कूल को चुनना होता है और उसके आधार पर आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आप यहां तक भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि आज के विज्ञान में जो तथ्य स्थापित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आलोक में आप अपने प्राचीन भारतीय शास्त्रों को देख सकते हैं। 64 कलाएं हैं हमारे यहाँ। उन 64 कलाओं से संबंधित इतने शास्त्र हैं। अभी मैं पढ़ता रहता हूं, संस्कृत के अनुसंधान के इतने क्षेत्र हैं, उन विषयों पर ऐसे अज्ञात क्षेत्र हैं जिन पर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। भारतीय चित्रकला पर कोई ध्यान नहीं गया, भारतीय म्यूजिक जो है उस पर ध्यान नहीं जाता। यहां तक कि भास के नाटक चक्र पर, नाटकों पर आश्रित कुछ साउथ में कुछ नृत्य चलते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता। तो ये सारे विषय आज की अर्थनीति में, भारत की अर्थनीति में, इकोनॉमिक विजन जो भारत का सिद्धांत जो है, उसमें हमारी पाश्चात्य, हमारे आज के पाश्चात्य इस अर्थनीति में हमारी सनातन अवधारणाएं कैसे काम कर सकती हैं, इस पर बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज्यादा हो सकती है। रामायण और महाभारत में नारियों पर तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये विषय बहुत अच्छा है। हालांकि यूजीसी इस पर कुछ ग्रांट देती थी। चंद्रिमा साहा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि रामायण और महाभारत में नारियां। मैं विशेष रूप से इस विषय को पढ़ाता भी हूँ अपने यहाँ। एक हम लोगों का शायद पहला विभाग होगा जिसने एक पेपर ही रखा है, संस्कृत वाङ्मय स्त्री विमर्श। हालांकि विमर्श शब्द पर डाउट कुछ विवाद है, परंतु नारी के को लेकर हमारे ऐसे इतने तमाम तथ्य हैं कि हमें उन पर बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि हमें उन चीजों को स्वीकार, हमारी यही सबसे बड़ी गलती होती है कि या तो हम स्वीकार नहीं करते कोई यदि गलत काम हुआ है, और यदि हमारे पास है तो उसके समाधान के लिए हमारे पास कोई उसका कोई ऐसा अध्ययन नहीं होता
कि जिस पर हम ये कह सके कि इस आधार पर हम सोसाइटी में स्त्री को लेकर या उनकी अस्मिता को लेकर या उनके व्यक्तित्व को लेकर या उनको मजबूत करने के लिए, उनके बलाबल के लिए, समाज में उनको स्थापित करने हेतु उनके ऊपर अपने ही शास्त्रों से समाधान खोज कर बताएं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो संस्कृत शास्त्रों पर नारियों को लेकर विशेष रूप से उठाए जाते हैं। उन प्रश्नों का समाधान, क्योंकि हम पूर्ण रूप से पढ़ते नहीं हैं, हम रामचरितमानस का वह प्रसंग नहीं पढ़ते और हम सुनते आते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और यदि आप वो प्रकरण पूरा पढ़ लें तो आपको इस प्रश्न का समाधान स्वतः मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं और निश्चित रूप से करना चाहिए, पर ये जरूर आप देख लीजिएगा कि कोई काम इस पर उसी रूप में हुआ तो नहीं है। आप उस काम को देखिए, यदि आपको फिर भी लगता है कि हाँ इस पर हुआ है पर इसका ये पक्ष छूटा हुआ है, तो आप उस पक्ष को लेकर कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये सब चीजें। कंपैरेटिव स्टडी ये आज के दृष्टि से बहुत जरूरी है। अंतर विषय अध्ययन, आप कहीं प्रोजेक्ट भी देते हैं तो उसमें आपकी अंतर विषयता ये पूछी जाती है कि आपके क्या ऐसे, आपके इस प्रोजेक्ट में, इस रिसर्च में क्या ऐसे अंतर विषय तत्व हैं जो बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे। तो ये आपको अंतर विषयता बहुत, मतलब हम अपने अंदर कुछ रिसर्च करके बैठ गए तो ये को वो हो गया केवल ज्ञान के लिए ज्ञान ना, जिसे हम पाश्चात्य रूप में दर्शन कहते हैं। हमने शिशुपाल वधम में कृत प्रत्यय का प्रयोग कर लिया, अनुसंधान कर लिया। अब इसको ये तो बताइए, मतलब ये भी अनुसंधान, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु इसकी क्या प्रासंगिकता है वो आपको बतानी पड़ेगी। आप इसमें कुछ और चीज ले सकते हैं। कृत प्रत्ययों के आधार पर आधुनिक लिंग्विस्टिक का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं, आप इनको थोड़ा सा अपना जो मानस है उसको हमें व्यापक बनाना होगा। और किसी का प्रश्न है तो बताइए। मैं थोड़ा नमस्ते सर जी। जी हरिओम जी जनार्दन जी। नमस्ते सर। इस प्रकार एक गंभीर व्याख्यान के बाद तो कोई जिज्ञासा नहीं कोई प्रश्न नहीं रहता है, फिर भी मेरे को एक जिज्ञासा है। आप एक बहुत अच्छा कोटेशन किया है कि आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। इस बारे में थोड़ा सा मैं आधा मिनट आपसे सुनना चाह रहा हूँ सर। देखिए, मैंने इस पर चर्चा की थी, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया हो तो अलग बात है। मैं मानता हूं यदि इस वाक्य को हम आत्मसात कर लेते हैं तो पूरी अनुसंधान की दृष्टि से यदि इस वाक्य को देखें तो पूरी अनुसंधान की प्रक्रिया हमें समझ में आ जाती है। गुरु शिष्य का संबंध केवल गुरु शिष्य का संबंध दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, वो संबंध है ज्ञान तक पहुंचने के लिए दो साधन हैं, महत्वपूर्ण साधन, अन्योन्याश्रित साधन, जिसमें परिप्रश्न भी है। इसलिए सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। न जाने कितनी उपनिषदों ने अपने आरंभ में इसको रखा है। दोनों ही मिलकर किसी तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यह संबंध ऐसा है कि जिसमें आचार्य पहली कड़ी है, केवल कड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा और शिष्य सुनेगा और केवल उतना ही है। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय जो चलता है कि गुरु की आज्ञा अविचारणीय, वो उस रूप में चलता है जब वो कोई आपको निर्देशित करते हैं कि ऐसा करो। परंतु विद्या प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य और गुरु दो पोल पर खड़े हैं, दोनों कड़ी हैं, एक ये कड़ी है, एक ये कड़ी है। विद्या इनके बीच का एक संधि है। इनकी जो संधि, इन दोनों को जोड़ने की जो संधि है वो विद्या है। जो जुड़ गई उसको कहते हैं विद्या। यथार्थ ज्ञान जो है वो संधि है, परंतु उस ज्ञान को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो व्यवस्था है, वो है संधान। वह संयोजक तत्व जिसके आधार पर गुरु और शिष्य विद्या को प्राप्त कर पाते हैं, एक नया अन्वेषण कर पाते हैं। तो इस रूप में यह संधान है, वह संयोजक तत्व है, और यही रिसर्च का पूरा प्रोसेस है। इस संधान का अनुसरण करते हुए
जब कोई अपने पूरी प्रक्रिया को बनाता है तो उसे अनुसंधान कहा जा सकता है। धन्यवाद सर। जी, किसी का प्रश्न? न्याय और व्याकरण, देखिए काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम हम बहुत बार सुनते हैं। सुपापा मोहंती जी ने प्रश्न पूछा है। अब ये सुनते तो हैं परंतु इस पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। आप इस पर कार्य कीजिए। काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम कैसे, किस रूप में काणाद और पाणिनीय सर्वशास्त्रोपकारक हैं, उसकी सर्वशास्त्रोपकारकता सिद्ध कीजिए। क्या वो अलग अलग सर्वशास्त्रोपकारक हैं या उनमें भी कुछ ऐसे अंतर्निहित तत्व हैं जिनके आधार पर उनको सर्वशास्त्रोपकारकत्व सिद्ध किया जा सकता है, और किस आधार पर है, किन किन शास्त्रों का उपकार है। तो इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और आपके संयोजक महोदय बताएंगे कि किस रूप में मुझे अभी करना है। कोई प्रश्न है तो बताइए। नव्य व्याकरण पे एक काम अभी हुआ है मेरी दृष्टि में, रूपावतार पर नीवी व्याख्या। रूपावतार जो है वो आरंभिक ग्रंथ माना जाता है प्रक्रिया का, उस पे नीवी व्याख्या एक है जो आज तक प्रकाशित नहीं थी। उस नीवी व्याख्या का संपादन अध्ययन हुआ है। तो इस रूप में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं पांडुलिपि पर आश्रित। देखिए नव्य व्याकरण जो है ना वो प्रक्रिया आश्रित है। हमें ये देखना होगा कि नव्य व्याकरण की उस प्रक्रिया पर आश्रितता के, क्योंकि प्राचीन व्याकरण जब किसी कारण से लोप हो रहा था तो नव्य व्याकरण है जो केवल प्रक्रिया को आधार लेकर चलते, सूत्रानुसारी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि सूत्र अनुसारी और प्रक्रिया आश्रित जो व्याकरण है, क्या इन दोनों में इनके गुण दोषों का परीक्षण हम कर सकते हैं। बहुत तमाम रिसर्च ऐसे हुए हैं परंतु उसमें फिर भी अवकाश है, उस पर आप कर सकते हैं। नव्य व्याकरण के विषय में भी किसी ने प्रश्न पूछा है। न्यू संस्कृत लिटरेचर, न्यू संस्कृत लिटरेचर में देखिए कुछ तमाम अच्छे कवि आजकल उभर रहे हैं और आपकी दृष्टि में अभी जीवित हैं। उनके कार्यों पर, उनको लेकर भी, जैसे मैंने कहा ना कि किसी केवल ग्रंथ पर भी आश्रित होकर काम कर सकते हैं और किसी व्यक्तित्व पर आश्रित हो, लेखक पर भी आश्रित होकर काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक चर्चा की कि आधुनिक रचना धर्मिता में अभिराज राजेंद्र जी का क्या योगदान है। बहुत सारे काम है, आपको बताऊं। आधुनिक संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय तत्व, एक काम मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। उस आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आप ऐसे देखिए कि आजादी के समारोह में कितने ऐसे संस्कृतज्ञ थे जो आज भी अज्ञात हैं। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित का। नेहरू जी की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, परंतु उनके पति का नाम कोई नहीं जानता, जबकि पंडित नाम उन्हीं से मिला है। और वो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, जामनगर के, गुजरात के थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कुछ किताबें लिखी हैं। उनका नाम नदारद है आधुनिक संस्कृत साहित्य से। इवन पॉलिटिकल सिस्टम से भी वो है, वो जेल में भी रहे हैं गांधी जी के साथ, सब चीजें हैं, और एक अच्छे संस्कृतज्ञ थे, संस्कृत में ग्रंथ भी लिखे उन्होंने। तो इस तरह के बहुत से काम हो सकते हैं। अब इतना आप ये कोई वो नहीं है कि धर्मशास्त्र के ऊपर कैसा काम हो सकता है। धर्मशास्त्र तो बहुत बड़ा विषय है। पीवी काणे जी ने जो लिखा है उसको और विस्तार देने की आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। मेरे पास वह है और मैं देखता हूँ बहुत विषयों पर, तमाम विषयों पर उन्होंने लिखा है, परंतु आज भी बहुत से ऐसे विषय हैं, धर्मशास्त्रीय विषय ऐसे हैं जिन पर भारतीय मंतव्य क्या है, सिद्धांत क्या है, उन पर यदि आप उसको बढ़ा सकें, उन पर ही काम कर सके, धर्मशास्त्र के इतिहास पर ही काम कर सके, तो बहुत बड़ा कार्य होगा। जो हमारे सुल्भ सूत्र हैं, कात्यायन स्रोत सूत्र से लेकर बोधायन, आपस्तंभ, गौतम धर्म सूत्र, और बाद में मनुस्मृति, स्मृतियां, इन्हें एक कभी आप पढ़िए जरूर, कोई भी काम करने से पहले। आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र जी की लिखी हुई है विशुद्ध मनुस्मृति। धर्मशास्त्र पर अध्ययन करना है तो विशुद्ध मनुस्मृति जरूर पढ़िए, उस पर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, विशुद्ध मनुस्मृति को बनाकर। तो
ये देखिए, और क्या प्रश्न है, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए टॉपिक कैसे चूज करना चाहिए और कैसे स्टडी करनी पड़ती है। बरनाली पाल, मैं नाम संभवतः सही ले पा रहा हूं। खैर, साइंटिफिक रिसर्च तो आज बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है। आप इसके लिए एक पुस्तक पढ़िए, एनसीईआरटी ने कभी पिछले 2002 या 3 के आसपास छापी थी, इंटर के लिए छापी हुई थी हालांकि वो, संस्कृते वैज्ञानिक तत्वानि, संस्कृत में वैज्ञानिक तत्व। और वो उस पुस्तक को जब आप लेंगे तो आपको ऐसे विषय मिल जाएंगे जिनका सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा कि संस्कृत में रसायन, संस्कृत में यहाँ तक के इंजीनियरिंग का भी आपका, स्थापत्य कला को लेकर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, वास्तुकला को लेकर बहुत कार्य, बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां इन पर कुछ कार्य हो रहा है। और भारत की जो एक जल के ऊपर जो आजकल बहुत बड़ा विषय है कि जल प्रणाली या जल के संरक्षण की जो हमारे यहाँ प्रक्रिया थी वो किस रूप में थी, इस पर बहुत काम कर सकते हैं जो उपयोगी भी हो, लोकोपयोगी, जो मैंने कहा अनुसंधान की प्रासंगिकता। और आप उसके रसायन शास्त्र को लेकर, आप बॉटनी को लेकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत विषय ऐसे, आयुर्वेद का आप उस रूप में आज के एलोपैथी और आयुर्वेद की में कंपैरिजन करके हुए, और या अन्य चिकित्सा पद्धतियां जो हैं उन पर आश्रित होकर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं। साइंटिफिक तो अब खुल रहा है। अब लोगों का कम से कम ये ध्यान गया, पहले आप सिनॉप्सिस ले जाते तो लोग कहते हैं वाह मजाक कर रहा है, संस्कृत कर्मकांड की भाषा और उसमें आप साइंटिफिक एलिमेंट ढूंढेंगे, पर आज लोगों के सामने कुछ चीजें जा रही हैं। एक अच्छा विषय हो सकता है विमान शास्त्र, उस पर मैं आपको उनका परिचय भी आपको दे दूंगा। मंगलम, निरंजन देव मंगलम, हरियाणा में अभी अवस्थित हैं। वो विमान शास्त्र पर कार्य कर रहे थे, भारद्वाज प्रणीत विमान शास्त्र, और वो उस पर काम करते हुए नासा तक में उनकी नियुक्ति थी, और बाद में कुछ उनकी जो फाइंडिंग्स हुई उसको उन्होंने रख लिया और उनको वापस भेज दिया है, क्या है, अभी भी संभवतः उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। तो निरंजन मंगलम देव इस रूप में बहुत कार्य कर सकते हैं। संस्कृत पत्रिका, हाँ, आप संस्कृत पत्रिका क्या, पूरी भारत की जो मीडिया वाली जो है ना, जो संस्कृत साहित्य में किस तरह से जैसे हम कह सकते हैं ना मीडिया के तत्व, ये आजकल वो हिंदी का तो बहुत प्रसिद्ध विषय है, संस्कृत में तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे मेघदूतम तो अभूतपूर्व ग्रंथ है, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। जो हनुमान जी का ही जो आप ले लीजिए या किसी और को ले लीजिए, जिसमें हनुमान जी को क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सुग्रीव भी उनको राम जी के पास पहले उन्हीं को भेजते हैं। तो इस रूप में कुछ तत्वों पर आप काम कर सकते हैं पत्रकारिता को लेकर, संस्कृत पत्रकारिता, है ना। तो इस रूप में, और मुझे लगता है कि संजय गिरिदास व्याकरण दर्शन शास्त्र से संबंधित, अभी मैंने बताया काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, ये विषय बहुत अच्छा विषय है। आप इसको लेकर, इसको थोड़ा सा अपनी गाइड से चर्चा करके, कौन से ऐसे तत्व हैं जो दोनों में उपलब्ध हैं और जो दोनों हैं सर्वशास्त्रोपकारकत्व कैसे है। भाई व्याकरण का तो समझ लिया, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः, आप वैशेषिक दर्शन को सर्वशास्त्रोपकारक कैसे कह सकते हैं। तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं, आपस में दोनों किसी तत्व पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं, मीमांसा, और इवन इस पर भी हो सकता है दोनों का जो शब्द की अवधारणा है, या तत्व मीमांसा, व्याकरण एवं न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा का तुलनात्मक, या व्याकरण और वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा जो है वो बहुत पास की है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। एपिग्राफी में कैसा रिसर्च हो सकता है, प्लीज एग्जांपल दीजिए सर। एपिग्राफी में बहुत से ऐसे अभिलेख हैं, अभिलेख पे वैसे बहुत काम हुआ है, पर अभी भी काम हो सकता है। जैसे अभी एक नया वो है भरहुत, हमारे परिचित हैं आचार्य सुद्युम्न जी, सतना में अवस्थित हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने भरहुत स्तूपों पर कुछ कार्य किया और उनके वहां उसकी एक पूरी उन्होंने उसको बनाया भी हुआ है, भरहुत शिलालेख, और उसका एक उन्होंने अपने ही वहां रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है।
तो आप उनके निर्देशन में कुछ कार्य कर सकते हैं। रिम्पा नंदी जी, सॉरी मैं नाम संभवतः नहीं ले रहा। तो उस रूप में भरहुत पर शायद उतना काम न हुआ हो, नहीं है तो भरत और सांची के स्तूपों पर आश्रित होकर आप कुछ काम कर सकते हैं। अंतिम में मैं शांति पाठ के माध्यम से इस अनुष्ठान की शुभ समाप्ति करता हूँ। ओम आप्यायन्तु ममंगानि वा प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् मामा ब्रह्म निराकुर्यम् मामा ब्रह्म निराकरत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।